तो हेलो मेरे एनिमी के दर्शकों। तो आज मैं एक मानव एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है एक खंडहर सी जगह से, जहाँ की टूटी फूटी दीवारों को देखकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम अभी नहीं बताया गया है, वो कहता है ये गंदी दीवारें और ये टूटी रखी हुई कुर्सी और उससे भी बुरा ये मक्खी। तभी हम देखते हैं कि खिड़की या फिर वेंट में से एक मक्खी उड़ते हुए आती है और मक्खी ब्ज़ की आवाज करते हुए प्रोटैगनिस्ट के पास जाती है। तभी प्रोटैगनिस्ट कहता है लेकिन ये तो एक छोटी मक्खी है। ऐसा कह के प्रोटैगनिस्ट उस मक्खी को मार देता है और मरी हुई मक्खी को अपनी हथेली में देखते हुए उसको चाटने लगता है और चाट कर कहता है छी, कितना गंदा टेस्ट है इसका। और फिर जहां पर वो है उसे देखकर कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथों को रुमाल से पोंछता है और फिर कहता है नीचे, यहाँ नीचे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ नीचे इस बंकर में बिताई है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक लाइट बल्ब जल बुझ रहा है और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बैठा हुआ कुछ लिख रहा है और कहता है कि एक दिन अगर मैं यहाँ से निकल गया इस बंकर से, जो कि नर्क जैसा है, तो मुझे पक्का पता है मैं अपने आप को एक जर्नल के तौर पे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और डायरी में कुछ लिखते हुए कहता है कि ज्यादातर लोग जब लिखते हैं तो अपने नाम से शुरुआत करते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, मुझे मेरा नाम नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा पता है कि मेरे पास एक नाम है। और तभी एक फोटो की तरफ देखकर कहता है मुझे पक्का पता है कि मेरा कुछ न कुछ नाम तो है जो कि मेरी माँ ने दिया था। दुर्भाग्यवश जब मैं पैदा हुआ तो मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया गया, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है मैं पक्का बता सकता हूँ कि ये मेरी प्यारी माँ ही है। तो भी एक आदमी की एंट्री होती है और वो कहता है वो मर चुकी है, तुम्हारी माँ मर चुकी है। तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है तुम्हें कैसे पता? तो वो आदमी कहता है शॉर्टली जब तुम पैदा हुए तो उसने अपने आप को मार दिया एक ब्रिज से कूद कर। तभी अपना मेन प्रोटैगनिस्ट उसे गुस्से से देखता है और अपने मन ही मन में कहता है कि दुर्भाग्यवश ये मेरे पिता हैं और ये वही आदमी है जिसने मुझे इस बंकर में बंद करके रखा है, और ये पागल आदमी है। ये बंकर बहुत सारे लंबे हॉलवे से मिलकर बना है जिसकी चाबियां इस आदमी के पास है। तभी प्रोटैगनिस्ट का पिता कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, और मैंने तुम्हें पहले से बोल के रखा हुआ है, वो तुम्हारी मदर का फैसला था अपने आप को खत्म करने का, समझे क्या? और तभी अपना मेन प्रोटैगनिस्ट उसे अजीब तरीके से देखता है। तभी प्रोटैगनिस्ट का पिता एक बिस्किट उठाता है और अचानक से प्रोटैगनिस्ट के सामने ले आता है और कहता है वो डर गई थी, वो डर चुकी थी क्योंकि वो जानती थी कि ये ग्रह प्लेनेट अर्थ हमारा प्यारा घर जल्द ही राख में बदलने वाला है। वो जानती थी कि अपोकलिप्स आकर रहेगा। तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसे गुस्से से देखते हुए दांत पीस रहा होता है। तभी उसका फादर कहता है और इसी कारण मैं तुम्हें इस जगह से कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ और बाप तुम्हें प्यार करता है। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और तुम्हें अचानक मौत सामने दिखेगी। तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कांपते हुए कहता है तुम झूठे हो, तुमने कहा कि उसने मौत चुनी क्योंकि वो अपोकलिप्स से डरती थी। मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत कहो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर भरोसा करूंगा? ये झूठ जो तुमने अपोकलिप्स के बारे में फैला कर रखा हुआ है मेरे सामने और मुझे बंद कर रखा है, मुझसे दूर रहो। तभी प्रोटैगनिस्ट का बाप कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बातों का विश्वास करो या ना करो, हाउएवर, और जान लो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें कभी इस छोटी डायरी की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वो डायरी पर आग लगा देता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है क्या, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या करने जा रहे हो, रुको। तभी डायरी में आग फैल चुकी होती है, डायरी लगभग पूरी जल चुकी होती है और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट डस्टबिन की तरफ देखते हुए कहता है तुम कमीने, तुम बद्दे इंसान, तुम अपने आप को बाप कहलाने के लायक नहीं हो। तभी मेन प्रोटैगनिस्ट का फादर कहता है हे, तुम क्या अभी कचड़े से बात कर रहे हो डस्टबिन की तरफ देखते हुए? मैं ये सब बस तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, चलो मेरे साथ, समय हो गया है। इसी समय हर दिन हम इसी सेम हॉलवे से गुजरते हैं। पंखे की आवाज, मैंने अभी तक यहाँ पर किसी भी जिंदा जीव की आवाजें नहीं सुनी है। इसका मतलब इस पूरे बंकर में मेरे और मेरे फादर के अलावा कोई नहीं है। सुबह हम देखते हैं कि मेन प्रोटैगनिस्ट का बाप चौक से कुछ लिख रहा होता है। ये वही सेम रूटीन है
जो हम हर दिन फॉलो करते हैं। ये मुझे रोज वही चीजें सिखाता है, वही चीजें, और रोज उन्हीं चीजों की ट्रेनिंग भी देता है। और यहाँ केवल एक चीज है जो मुझे खुश रखती इस भद्दे रूटीन से, वो है ये किताब। हर रोज मुझे फ्री टाइम में इजाजत है कुछ भी पढ़ने की, और इस समय मैं लाइब्रेरी से इस बुक को पढ़ता हूँ। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये मेरी सबसे पसंदीदा किताब है, जो कि बाहरी दुनिया के बारे में बताती है। सूर्य की रोशनी क्या है, सनलाइट क्या है, ये एक्चुअली किताब इसके बारे में बताती है। सोचो, जब सूरज की रोशनी तुम्हारे हाथ में पड़ रही है तो वो हल्की गर्माहट और रोशनी कैसा लगेगा, ना खूबसूरत होता होगा। जो इस बंकर में कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने सपने में ही कुछ देखता है और भागने लगता है और कहता है, मुझे इसे महसूस करना है कि पीसफुल लाइफ में जीने का एहसास कैसा होता है। मुझे बाहरी दुनिया की सुंदरता भी देखनी है और दूसरे लोगों से बात भी करनी है, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के लिए मुझे जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को एक जोर की लात पड़ती है और उसका फादर उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है, और उसका बाप नीचे गिरे हुए प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि मुझे याद है, शायद मैंने तुम्हें कहा था कि किताबें फ्री टाइम में पढ़ने के लिए हैं, और ये क्या है, ए बुक अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। क्या मजाक है। तो तुम अपने मन ही मन में बाहरी दुनिया घूम रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम कभी बाहरी दुनिया नहीं देखोगे। जब एपोक्लिप्स आएगा, ये दुनिया खून से सनी होगी, चारों तरफ बस चीखें होंगी और राख, और अंत में टुकड़ों के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और ये अंडरग्राउंड बंकर सिर्फ इसलिए है कि मैं तुम्हें जिंदा रख सकूं। क्या तुम्हें बात समझ में आई। और फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है, वही सेम बात, हमेशा एपोक्लिप्स की बात। ये मुझे हमेशा एपोक्लिप्स की बातें कर कर ऐसे ही बंद रखता है और मुझे फिजिकली टॉर्चर भी करता है। एक दिन मैं इस नर्क से जरूर भागूंगा, लेकिन अभी ये सही समय नहीं है। मुझे उस सही समय का इंतजार करना चाहिए। मुझे जरूरत है इन चाबियों की। तभी सीन शिफ्ट होता है, शायद ये कोई बाथरूम या जिम जैसा है। हम देखते हैं हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट थका हुआ है और जमीन पे बैठा हुआ है। तभी उसका बाप आता है और कहता है, मुझे ऐसा बिल्कुल मत कहना कि तुम थक चुके हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं है एपोक्लिप्स को सरवाइव करने का। तभी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के ऊपर इतने सारा भार रखकर उसका बाप बोलता है, तुमने अभी केवल 10 पुशअप्स की हैं। और बड़े ही अजीब तरीके से प्रोटैगनिस्ट को देखता है और नीचे पड़े पड़े कराहता है और फिर उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका बाप एक कदम बढ़ाता है उसकी तरफ और मदद का हाथ बढ़ाता है। तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या ये मेरी मदद क्यों कर रहा है, और उसका बाप उसका हाथ पकड़ लेता है और खींचकर एक बहुत ही जोरदार तो भी पछाड़ देते हुए कहता है, जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए उसे फेंक देता है और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट गुलाटियां खाते हुए जाके एक शीशे से टकराता है। और उसका बाप कहता है, जब कोई तुम्हारी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो कभी उस पर विश्वास मत करो। इंसान बहुत मतलबी होते हैं, वो हर एक काम अपने मतलब के हिसाब से करते हैं, यहाँ तक कि तब भी करेंगे जब एपोक्लिप्स आएगा। और इसी कारण मैं तुम्हें इतनी ट्रेनिंग करने को कह रहा हूँ। अगर किसी दिन तुम्हारे सामने कोई दूसरा इंसान आता है तो तुम्हें उसे अपने नंगे हाथ से मारने की क्षमता होनी चाहिए। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट तब भी जमीन पर पड़ा ही रहता है और उसका फादर कहता है, क्या तुम सुन नहीं रहे हो, तुम इतने कमजोर हो गए हो कि इतनी छोटी सी बात पर नॉकआउट हो जाओ। तभी उसका फादर मुड़कर जाने लगता है और कहता है, आज के लिए बस इतना ही, और अपनी चाबियों को खनकाते हुए आगे बढ़ता है। तभी मेन प्रोटैगनिस्ट का रेज जाग जाता है और अपने बाप की तरफ देखकर कहता है, इसका कार टाउन है, और तेजी से बढ़ते हुए एक कांच को उठाता है और कूदता है और कहता है, यही मौका है मेरे पास, और दौड़ते हुए जाता है और एक जंप लगाता है अपने फादर के पीछे और कहता है, मैं इसे मार दूंगा और ये चाबियां लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा, मैंने बस कर दिया है। और उसके फादर को कांच लगने ही वाला होता है। तभी मेन प्रोटैगनिस्ट अपने मन में कहता है, लेकिन शायद मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मैं ये जानने में फेल हो गया कि मेरे फादर कभी गार्ड डाउन नहीं करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसका फादर अचानक से पीछे मुड़ गया है और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट करें और अगले चैप्टर के लिए कमेंट करें चैप्टर 2। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।